नमस्कार, मैं गौरव अग्रवाल फिक्र आपकी में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ टीवी9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। अहमदाबाद में भारत यूएई के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच कुछ अहम समझौते हुए। मीटिंग से पहले अल नहायान के साथ पीएम मोदी ने एक लंबा रोड शो किया। दूसरी बड़ी खबर, पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर अल नहायान का स्वागत किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अल नहायान के साथ तस्वीरें शेयर करके उन्होंने भाई कहा। कल वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होंगे यूएई के राष्ट्रपति। यूके के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई है। भारत और यूके में रक्षा संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई है। वैश्विक सुरक्षा पर भी दोनों देशों के मंत्रियों में बात हुई है। एक और बड़ी खबर, भारत से विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। मालदीव के विपक्षी सांसद ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। अली अजीम ने स्पीकर से मोइज़ू को हटाने की मांग की है। उधर महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन की 2.5 घंटे बैठक चली। मीटिंग के बाद बोले संजय राउत, हर एक सीट पर आपस में बात हुई। किसको कितनी सीटें मिलेंगी जल्द बता देंगे, ये कहा है संजय राउत ने। उधर ईडी टीम पर हमले को लेकर ममता सरकार से जवाब तलब किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्शन टेकन रिपोर्ट जल्द सौंपने को कहा है। जांच एजेंसी के डायरेक्टर भी आज कोलकाता पहुंचे। एक और बड़ी खबर है, जमीन के बदले नौकरी केस में चार्जशीट। ईडी की चार्जशीट में राबड़ी देवी और मीसा भारती का नाम शामिल है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। उस दिन यूपी के सभी जिलों में आतिशबाजी होगी और सरकारी इमारतों को सजाया जाएगा। और इंडिगो एयरलाइंस ने आज से सीट सिलेक्शन फीस तय की है। A321 विमान में आगे की विंडो सीट के लिए 2,000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। आगे की मिडिल सीट के लिए 1,500 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज के बाद आइए आपको बताते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें खास हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं फिक्र आपकी में। पहली खबर, मोदी नहायान की दोस्ती का रोड शो देखकर पाकिस्तान में खलबली क्यों मची हुई है। दूसरी खबर, मालदीव के मुद्दे पर पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया पड़ोसी देश भी उनकी जय जयकार करने लगे। तीसरी खबर, फिक्र आपकी में एक एक्सक्लूसिव स्टोरी, बंगाल का बुलेट गैंग आपको दिखाएंगे। चौथी खबर, हार्वर्ड रिटर्न एआई स्टार्टअप की सीईओ कैसे बनी अपने मासूम बच्चे की कातिल। और पांचवी खबर, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का पवार फॉर्मूला क्या है। तो फिक्र आपकी की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से आ रही है, उससे करते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य के एक विवादित बयान से हंगामा मच गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने एक बयान में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह विवादित बयान राम की पूजा उपासना ना करने वाले लोगों के बारे में दिया है। बयान ऐसा है जिसे हम आपको पूरा सुना नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका यह बयान वायरल होने के बाद गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। वर्ण ये लिख लो, गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण है। वो राम को भजने वाला उत्तम और राम को भजने वाला ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। यहाँ वर्ण ये लिख लो, गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण है। वो राम को भजने वाला उत्तम और राम को भजने वाला ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। यहाँ पीयूष पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये मामला क्या है और कहां बोल रहे थे रामभद्राचार्य? पीयूष, आवाज आ रही है आप तक? जी गौरव, अब आवाज आपकी सुनाई दे रही है। देखिए, ये मामला जो है बहुत ही अगर कहें तो गंभीर है, क्योंकि एक संत की ओर से ऐसी टिप्पणी की गई है, खास तौर पर वो जाति सूचक टिप्पणी है। अगर कानून की नजर से देखा जाए तो ये डिफेमेशन का भी एक केस बनता है, और दूसरी ओर ये जाति सूचक टिप्पणी है, तो ऐसे में SC/ST एक्ट का भी प्रयोग पुलिस द्वारा किया जा सकता है अगर शिकायत की जाती है अमुक वर्ण द्वारा, यानी कि उस जाति द्वारा। अहम बात यह है कि आपने हाल ही में एक केस जो बहुत ही चर्चित रहा था, जो जाति सूचक टिप्पणी को ही लेकर के था, और फिर उस पर एक बहुत बड़े नेता
को खास तौर पर सजा भी हुई थी और उसके बाद उनकी सांसदी भी चली गई थी। तो वो एक उदाहरण है कि डिफेमेशन का केस जाति को लेकर के भी किया जा सकता है, ठीक है, सीधे तौर पर। और दूसरी बात यह है कि इस मामले में SC/ST एक्ट भी लागू किया जा ठीक सकता है। है। बहुत जी शुक्रिया गौरव। पीयूष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। दावा है कि इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट में इतना निवेश होगा कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। भारत के लिए भविष्य का हाईवे खुल जाएगा। 10 से 12 जनवरी यानी 3 दिन चलने वाली इस समिट में 133 कंपनियों के CEO, 34 साझेदार देशों के डेलीगेट्स, 16 साझेदार संस्थाओं के डेलीगेट्स, कई देशों के मंत्री, राजनयिक और इनके अलावा कुल 1 लाख इनको मिलाकर डेलीगेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। खास बात यह है कि 2019 के कुल 48,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन 2019 में कराया था और इस बार यह आंकड़ा 2 गुने से ज्यादा है। इस समिट में ग्लोबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, गूगल, सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनियों के CEO शामिल हो रहे हैं। अगर भारतीय कंपनियों की बात करें तो रिलायंस और अदानी ग्रुप के चेयरमैन के अलावा टाटा ग्रुप के टॉप डेलीगेट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। इस समिट में गुजरात के लिए भारी निवेश का भी दावा किया जा रहा है और दावा है कि गुजरात सरकार और अलग अलग कंपनियों के बीच अब तक 234 MOU साइन हो चुके हैं। इससे 10,31,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 13 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। आपको सुनाते हैं गुजरात वाइब्रेंट समिट में आए तमाम बड़ी कंपनियों के CEO मोदी से जब मिले तो उन्होंने भारत में निवेश को लेकर क्या कुछ ऐलान किया। I have a good relationship with Gujarat. I would like to invest more. Say very inspiring policies, and I was very impressed with his knowledge about the details of our industry, and so it was a very good meeting. Also proud that under the Atmanirbhar Bharat, the products which has all come out now quite well, our own products will become known to the global aerospace industry, and that way participating in this vibrant Gujarat is going to be a big opportunity for it. अरब सागर में हिंद के 10 योद्धा, जी हां, 5 जनवरी को आपने देखा होगा कि कैसे नौसेना ने सोमालिया के लुटेरों की तरफ से हाईजैक जहाज में फंसे 21 लोगों को छुड़ा लिया। नेवी के मार्कोस कमांडोज ने इसके लिए अरब सागर में स्पेशल ऑपरेशन चलाया। समंदर में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देख दुनिया हैरान रह गई। चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। अब खबर आई है कि अरब सागर में हिंदुस्तान की नौसेना ने अब तक की सबसे बड़ी तैनाती की है। मोदी सरकार ने इस जोन में घातक युद्धपोतों का लंबा चौड़ा बेड़ा उतार दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जंग के इस दौर में भारत समंदर में अमेरिका की बनाई टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने दम पर वो इस इलाके में अपनी शक्ति दिखा रहा है। सरकार ने यहां 1-2 नहीं बल्कि 10 जंगी जहाजों को मिशन पर भेजा है। INS कोलकाता बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। INS कोची ब्रह्मोस मिसाइल और आधुनिक रेडार से लैस है। INS चेन्नई मिसाइलों के साथ सबमरीन लॉन्चर से लैस है। INS मोरमुगांव मिसाइल से लैस ये जहाज पनडुब्बियों को टारगेट करने में सक्षम है। इनके अलावा INS तलवार को मोर्चे पर भेजा गया है। INS तरकश जैसे घातक युद्धपोत को भी उतारा गया है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को अरब सागर में इतनी बड़ी तैनाती करनी पड़ी? अरब सागर यानी वो समुद्री इलाका जो रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है। समंदर के रास्ते कारोबार का ये रूट हिंदुस्तान के लिए सबसे अहम है, जो गाजा जंग के दौरान यमन के हुती विद्रोहियों और समुद्री डाकुओं के लगातार निशाने पर है। इसकी आंच अब सीधे हिंदुस्तान तक आने लगी है। अरब सागर में समुद्री लुटेरों से जहाज की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने निगरानी बढ़ाई हुई है, क्योंकि हाल के दिनों में जहाज़ों पर, खासतौर से कमर्शियल जहाज़ों पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं और उससे खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
भारत समुद्र के रास्ते कारोबार पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यहाँ का 80% से ज्यादा वैश्विक माल का व्यापार समुद्री रूट से किया जाता है। लाल सागर रूट डिस्टर्ब होने से भारतीय कृषि उत्पादों की कीमतों में 20% तक वृद्धि होने का अनुमान है। पिछले हफ्ते वाणिज्य मंत्रालय की बैठक में भी समंदर में जारी संकट पर चिंता जताई गई। समुद्री रूट के निशाने पर आने से माल ढुलाई की दरों पर पहले से ही उछाल आया है और ऐसे में महंगाई बढ़ने का संकट सामने खड़ा है। ऐसे में भारतीय नौसेना अरब सागर में अपनी मौजूदगी और निगरानी दोनों बढ़ा रही है। नौसेना ने समंदर में अपने जंगी जहाजों के अलावा खुफिया और टोही मिशन के लिए P-8I विमान तैनात किए हैं। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन निगरानी और सुरक्षा में तैनात है। यही नहीं, युद्धपोतों पर सवार जवानों के पास अत्याधुनिक बंदूकें, छोटी और मध्यम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइलें हैं। साथ ही कुछ जैमर हैं, जिनका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन हमलों को जवाब देने की ताकत रखने वाले इन वॉरशिप पर मरीन कमांडो भी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो भारतीय नौसेना उत्तरी और मध्य अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक अपनी नजर बनाए हुए है। अदन की खाड़ी वही इलाका है जहां एक तरफ सोमालिया और दूसरी तरफ यमन है। समंदर में इन्हीं दो जगहों से मालवाहक जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में भारत के इन 10 डिस्ट्रॉयर्स के जिम्मे 3000 किलोमीटर से ज्यादा का रूट सुरक्षित बनाना है। अरब सागर में निगरानी के साथ भारत की ओर आ रहे शिप को किसी भी हमलों से बचाना है। INS कोलकाता सुएज नहर में शिप की रक्षा करेगा। INS मोरमुगांव ने पश्चिमी मध्य अरब सागर में मोर्चा संभाला है। INS चेन्नई के हवाले पूर्वी अरब सागर है। पिछले हफ्ते इसी के जरिए सोमालिया तट के पास समुद्री लुटेरों को खदेड़ा गया था। इसके अलावा आसमान से भी जासूसी विमान और एयरक्राफ्ट के जरिए निगरानी की जा रही है। हालांकि भारत लाल सागर में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन का हिस्सा नहीं है, जो अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहा है, लेकिन सुरक्षा मजबूत करने के लिए वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इनके अलावा मित्र विदेशी देशों की नौसेनाओं के साथ जानकारी साझा कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर अपडेट है इस पूरी खबर में। तो अरब सागर में हिंद के 10 योद्धाओं की पूरी जानकारी आपके सामने। लेकिन अब आपको बता दें कि अरब सागर और लाल सागर का ये समुद्री रूट एशिया को यूरोप से जोड़ता है और इसलिए यह भारत के पश्चिमी देशों के साथ कारोबार के लिए बहुत मायने रखता है। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की 2 मीटिंग हुई। पहली मीटिंग महाराष्ट्र को लेकर हुई। महाराष्ट्र की 48 सीटों में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसे लेकर करीब 2.5 घंटे तक कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार खेमे के नेताओं ने मंथन किया। इंडिया गठबंधन की दूसरी बड़ी बैठक यूपी को लेकर हुई। इस बैठक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की एक बैठक पटना में भी हुई। बिहार में गठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियां CPI-ML और CPI चाहती है कि उन्हें भी बिहार में सीट दी जाए और इसी को लेकर आज CPI महासचिव डी राजा ने RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर हुई बैठक से निकली। कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार विक्रांत ने बताया है कि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। दूसरी खबर, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा होगी। तीसरी खबर, मीटिंग के बाद संजय राउत ने बताया कि महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर बात हो गई है। किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, इसकी घोषणा जल्द होगी। देखा होगा, हम सब लोग महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के लोग बहुत ही हंसते हंसते प्रसन्न चेहरे से बाहर आ गए हैं। उस सभी सीट पर 1 to 1 बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में हमारे विस्तार से चर्चा हो गई और ये सभी की ये मान्यता है कि प्रकाश अंबेडकर जी और उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी को हम महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन में शामिल कर लेंगे। महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सीट शेयरिंग में कोई तकलीफ नहीं होगा। हम सारे लोग इसके ऊपर डिस्कस किए हैं। हम खुशी की बात है कि सारे लोग सहमत पे हैं। सीट्स के बारे में डिस्कशन पूरी चल रहे हैं और हर सहमति के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो मीटिंग के बाद संजय राउत बोले, लेकिन जिस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता था उस पर चुप्पी साध गए।
सवाल यह है कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार को कितनी सीटें मिलेंगी? टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों के हवाले से इसे लेकर एक बड़ी खबर दी है। आपको उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बीच इस सीट बंटवारे का सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है। शिवसेना उद्धव गुट 23 सीटों पर दावा ठोक रहा है, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है। समाधान निकालने के लिए कांग्रेस और शिवसेना उद्धव के नेता दिल्ली में जुटे तो बैठक से पहले शरद पवार ने मुंबई में सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला दिया। पहली बात, जो जहां जीता है वो वहां से लड़ेगा। दूसरी बात, हारी हुई सीटों पर दूसरे नंबर पर रही पार्टी दावेदार होगी। जनरल थिंकिंग इंडिया के भाषण से ये है, कुछ हो जाए नीचे जाए, कुछ हो जाए रास्ता निकालिए। लेकिन मुश्किल यह है कि इस फॉर्मूले से भी सीट बंटवारा आसान नहीं लग रहा है। चलिए इसे समझते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने 18 सीट जीती, एनसीपी ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। लेकिन शिवसेना 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, एनसीपी 15 सीटों पर और कांग्रेस 21 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। शरद पवार के फॉर्मूले के हिसाब से शिवसेना उद्धव का दावा 23 सीटों पर बनता है, जबकि एनसीपी का दावा 19 सीटों पर है। इस हिसाब से कांग्रेस का दावा 22 सीटों पर नजर आ रहा है। लेकिन इनमें कई ऐसी सीटें भी हैं जहां कांग्रेस और एनसीपी दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन वो सीट शिवसेना जीती, और जहां शिवसेना नंबर 2 थी वहां या तो कांग्रेस जीती या एनसीपी। सरकार चलाई है तीनों मिलकर, तो सब तीनों भी जानते कि एक दूसरे की ताकत क्या है, महाराष्ट्र में कैसे जाना है, और बराबर वो वहाँ सबसे पहले अगर गठबंधन का होगा तो इंडिया का महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद सियासी हालात बदले हुए हैं। शिवसेना के तो 13 सांसद टूटकर एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए। ऐसे में इन हालात का फायदा उठाकर कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाना चाहती है, तो शिवसेना और एनसीपी अपनी जमीन किसी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 17 से 19 सीट मिल सकती है। एनसीपी शरद पवार को 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं। इनमें से वो प्रकाश अंबेडकर और शेतकारी संगठन को अपने कोटे से कुल 2 या 3 सीटें देंगे। कांग्रेस को 12 से 14 सीट देने पर सहमति बन सकती है। तो यूपी की 80 सीटों पर भी सीट बंटवारे का पेंच फंसा है। सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक हुई। करीब 45 मिनट की मीटिंग में समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि यूपी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के अलावा किसी चौथे दल की जरूरत नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि वो बीएसपी को फिलहाल साथ लाने के मूड में नहीं है। मीटिंग में रामगोपाल यादव ने कहा कि हमने 2 बार बीएसपी से समझौता किया, अनुभव खराब रहा, इसलिए हम उत्सुक नहीं हैं। कांग्रेस ने सफाई दी कि वो बीएसपी के संपर्क में है ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। कांग्रेस ने माना कि समाजवादी पार्टी यूपी में बड़ी पार्टनर है और कांग्रेस छोटी साझेदार है। यह तय हुआ कि अगली बैठक 12 जनवरी को होगी। आज मायावती को लेकर जब रामगोपाल यादव से सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा, अब जरा ये सुनिए। मैं तो अरे इस पर मुझे कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैं बहन जी के साथ समझौता कर चुका हूं और उन्होंने ही एक तरफा उसे तोड़ा था। ऑल ऑफ यू नो इट। इसलिए अब मैं क्या। तो समाजवादी पार्टी ने दिल्ली की मीटिंग में मायावती को लेकर सख्त रुख दिखाया, लेकिन दिल्ली में मीटिंग से पहले जब लखनऊ में अखिलेश यादव ने पार्टी की बैठक ली तो मायावती को लेकर उनका रुख काफी नरम रहा। वैसे ये बैठक लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में अखिलेश यादव ने विधायकों को एक टास्क दिया है। बैठक में क्या क्या हुआ, आपको उसकी भी एक रिपोर्ट देखनी चाहिए। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ऑफिस में विधायकों के साथ करीब 4 घंटे चर्चा की। बैठक में 2022 में विधानसभा चुनाव हारे उम्मीदवारों को भी बुलाया गया था। बैठक में लोकसभा चुनाव और बूथ मैनेजमेंट पर लंबी बात हुई। समाजवादी पार्टी का फोकस हर विधानसभा क्षेत्र में वोट बढ़ाने पर है। इसे ध्यान में रखकर विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए टारगेट दिया गया है। विधायकों से कहा गया है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में मिले वोट को बढ़ाना है। अखिलेश यादव ने कहा इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी तैयार हैं। आपको किसने बता दिया कि 3 प्रत्याशी हैं? जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं उन्हें पता है कि वो प्रत्याशी हैं। बैठक में कांग्रेस से सीट समझौते को लेकर भी विधायकों की राय ली गई। तो बातचीत हो रही है
उसमें पार्टी की तरफ से सुझाव दे दिए जाएंगे। कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों को साथ रखना चाहती है। इसको लेकर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में अपनी नाराजगी खुलकर जता चुके हैं। लेकिन आज लखनऊ में विधायकों की बैठक में मायावती को लेकर अखिलेश के रुख में बड़ा बदलाव दिखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती उम्र में हमसे बड़ी हैं, वो बड़ी नेता हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अखिलेश ने ये बात तब कही जब कल ही मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी पर खुलकर हमला किया था। तो सवाल ये है कि कहीं ये इस बात की तरफ इशारा तो नहीं है कि अब मायावती भी इंडिया गठबंधन में आने वाली हैं, क्योंकि यूपी कांग्रेस के सीनियर नेता खुलकर मायावती को साथ लाने की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम दूसरा होगा। परिणाम ऐसा होगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। और अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले बन रहे भव्य मंदिर में लगाए गए पहले सोने के दरवाजे की तस्वीर सामने आ गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस दरवाजे पर बेहद उम्दा कारीगरी और नक्काशी की गई है। दरवाजों पर विष्णु कमल, वैभव प्रतीक गज यानी हाथी और प्रणाम मुद्रा में देवी चित्र अंकित है। दरवाजों पर नागर शैली के निर्माण की झलक साफ दिख रही है। रामलला के मंदिर में यह पहला दरवाजा जो सोने का है ये लगाया गया है, जबकि अगले 3 दिनों में 13 और ऐसे ही स्वर्ण जड़ित दरवाजे मंदिर में लगाए जाएंगे। ये दरवाजा हैदराबाद के कारीगरों ने बनाया है, जबकि इस पर सोने का काम दिल्ली के कारीगरों ने किया है। रामलला के मंदिर में 44 दरवाजे होंगे, जिसमें 14 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी, कुछ ऐसे ही। इसके साथ ही 30 दरवाजों पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी। और आइए अब देखते हैं देश की 9 बड़ी खबरें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। लखनऊ में यूपी बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो शेड्यूल जारी किया, जिसमें 16 जनवरी को रामलला के विग्रह के अधिवास के अनुष्ठान से लेकर 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के मंदिर में विराजमान होने तक की पूरी जानकारी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी पर दिखावे और नौटंकी का आरोप लगाया। कहा कि मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जब तक रहूंगी कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करने दूंगी। पैरा तीरंदाज शीतल देवी को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। हाथ न होने के बावजूद अपने पैरों से लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने वाली शीतल देवी कई गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी उन 26 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 में वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए शमी के नाम की सिफारिश की थी। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से जल्द पूरी घटना और एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। पंजाब में एक नवजोत सिंह सिद्धू के एक बार फिर बगावती तेवर दिखे। कांग्रेस प्रभारी की बैठक में शामिल होने की बजाय सिद्धू ने होशियारपुर में अलग से रैली की और कांग्रेस पार्टी को ही कई नसीहतें दे डाली। लंबे समय से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे मशहूर सिंगर और शास्त्रीय संगीत के महारथी उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। फिल्म जब वी मेट में उनकी गाई बंदिश आओगे जब तुम साजना काफी लोकप्रिय रही थी। वो पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। बिहार के बेगूसराय में इंस्टाग्राम रील बनाने की शौकीन एक महिला ने टोकने पर अपने पति की हत्या कर दी। अपने ससुराल पहुंची महिला ने अपने घरवालों के साथ मिलकर पति को फंदे से टांगकर मार दिया। फिलहाल फिक्र आपकी बस इतना ही, लेकिन आगे खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ। नमस्कार।